किया था। पहला था मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल एंड देन डायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये 3 इंस्ट्रूमेंट इस मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही वर्क करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जो नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट वाज थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में एक डिवाइस हमने पढ़ी थी, थर्मोकपल डिवाइस का यूज करते हैं, और उसके लिए आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया गया था। अगर आप में से किसी को याद हो, क्या होमवर्क दिया गया था? एनीवन? यस स्वाति? क्या होमवर्क दिया गया था? बोलिए आकाश। यस यस, बोलिए स्वाति, क्या होमवर्क दिया गया था? CRO फंक्शन। हाँ, थ्योरी क्लास की बात कर रही हूँ मैं, ना कि लैब क्लास। लास्ट मैम थ्योरी मेटल क्लास में। जंक्शन। हाँ, मेटल जंक्शन। मैम कौन कौन से एलिमेंट से बना होता हाँ, थर्मोकपल का जो मेटल जंक्शन होता है वो कौन कौन से एलिमेंट से बना होता है? किससे? मैम कॉपर एंड कांस्टेंटाइन, कॉपर एंड निकल एलॉय। यस यस यस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो लास्ट क्लास का था। कॉपर कांस्टेंटाइन एलॉय और निकल कॉपर एलॉय, ये मटेरियल यूज होते हैं फॉर फॉर्मिंग द मेटल जंक्शन ऑफ थर्मोकपल डिवाइस। इसके आगे और भी आएगा थर्मोकपल, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सो आप लोग ये मत सोचेगा कि बस हो गया थर्मोकपल कंप्लीट हो गया, उसको डिटेल में पढ़ना है अभी हमें। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। So today we are going to study about galvanometer and उसके बाद जो डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर है वो, और डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो उसे पढ़ना है। एंड देन हम आएंगे एमीटर पे कि यही सारे इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करके एमीटर एंड वोल्टमीटर वर्क करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर पहले जैसे कि आप लोग 12th तक भी पढ़ा हुआ होगा, अगर थोड़ा भी याद होगा, कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उनका एम्पलीट्यूड निकालना है। और अगर करंट निकाल लिया है तो उसके साथ और भी पैरामीटर, जैसे करंट की मदद से हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस पता है। और इसी तरीके से यही प्रिंसिपल हम करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक डिवाइस है। इस बेसिक डिवाइस को हम आगे और भी जगह यूज करते हैं एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये आगे यूज होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसा रीड कर पा रहे होगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब कि जो जैसे ही करंट फ्लो होती है, क्या पढ़ा था हमने कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और जिस फील्ड में हमने उसको रखा है, दोनों की फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से कॉइल या कंडक्टर रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, क्योंकि हमें मोशन मिल रहा है एट द एंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं हम। और यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये डायरेक्शन डिसाइड होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लोग पढ़ चुके हैं, और इसे और डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कभी भी। सो इसे प्लीज आप पढ़ के रखिएगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बाय डेफिनेशन और बाय डायरेक्शन, की कौन सी डायरेक्शन किसकी होती है। ये क्लियर है सभी को? Is it clear to everyone? Yes ma'am. Am I audible? Yes ma'am. Fleming's left hand rule आप लोगों ने पढ़ा है? यस मैम। सुना तो है, पढ़ा है, याद नहीं है। ऐसी चीजें ज्यादातर याद नहीं रहती, क्योंकि जब इम्पोर्टेंट थी तब पढ़ा था, अभी नहीं। बट अभी फिर से आया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। और ये आपसे, क्योंकि एमीटर वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है या क्विज में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे प्लीज आप लोग
नोट डाउन करके रखिएगा। ओके, यस मैम। देन प्रिंसिपल ma'am. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वही है जो हमने पहले पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसे हम दूसरे फॉर्म में इसको लिख दिया गया है, और इसे मैंने जिस भी साइट से लिया है वो साइट आपको रेफरेंसेस में मिल जाएगी। तो रेफरेंस में जो आपको तीसरा यूआरएल दिया गया है वो उसी साइट का है जहां से ये डेटा लिया गया है, तो आप लोग वहां पे जा करके और पढ़ सकते हैं। बट किसी भी साइट से मत पढ़िएगा, या एनपीटेल की साइट से पढ़िएगा। एनपीटेल का भी रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, वहां पे जो वीडियो लेक्चर प्रेजेंट हैं वहां पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बट थोड़ा पेशेंस रख के 1-1 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे, तब समझ में आएगा आपको। ओके, सो गैल्वेनोमीटर है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल वही है, ये लिखा दूसरे वर्ड्स में गया है, तो इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ही है, क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सबसे बेसिक टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो है डी अर्सोनवल गैल्वेनोमीटर। इसका नाम डी अर्सोनवल ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट गिवन है। और इसके बाद आता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये शायद इससे कोई क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के आरजीपीवी में, पूछा गया है, बट सिलेबस में कहीं नहीं मेंशन है। आरजीपीवी हमेशा ऐसे काम करती है कि आपके सिलेबस में डेटा नहीं गिवन है, फिर भी वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे ही देगी। सो आपको जानना चाहिए कि हाँ ये हमारे सिलेबस में आता है, भले ही लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, इंटरनली ये कंटेन करता है इसलिए। सो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है, इसका यूज किया जाता है चार्जेस को मेजर करने में, कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस पास हुए हैं उनको मेजर करता है, तो उसी की मदद से आता है पिक्चर में फ्लक्स मीटर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्जेस आते हैं। तो अगर ये चार्जेस को मेजर कर रहा है तो कहीं ना कहीं फ्लक्सेस जो उससे इंड्यूस हो रही हैं उन चार्जेस से, उनको भी मेजर कर सकता है। तो इसलिए इसकी मदद से हम फ्लक्स मीटर भी बना सकते हैं। तो फ्लक्स मीटर एक स्पेशल टाइप है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। और ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे जो एप्लीकेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें आपको कहीं भी काम आ सकती हैं किसी भी एग्जाम में। सो इसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ फ्लक्स मीटर इस गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन है ऐसा। बाकी के दो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर एंड ड्यूडल ऑसिलोस्कोप है, जो कि नहीं है आपके सिलेबस में, तो अगर नहीं भी आप ध्यान देंगे तो भी चलेगा। बट दीज आर 4 टाइप्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। देन आ जाते हैं डी अर्सोनवल गैल्वेनोमीटर में। डी अर्सोनवल गैल्वेनोमीटर में आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल है? यस मैम। डायग्राम क्लियरली विजिबल है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर पूछा जाता है तो आपको ये 3D व्यू बनाने नहीं जाना है। ये सिंपल जो आपको 2D व्यू दिख रहा है ना, ये फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू, 2 डायग्राम, ये पहले वाले डायग्राम में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ये बनाना होगा, ठीक है। कोशिश मत करिएगा कि मैं ये 3D व्यू बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा इसलिए। सो अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, और जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उस पर कैसे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। ये जो हैश्ड लाइन वाला एरिया है, ये है हमारी कॉइल, आयरन कोर के ऊपर वाउंडेड है मूविंग कॉइल। तो सबसे बाहर है, ये नाम दिख रहा है आपको, मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल एक फॉर्मर के थ्रू आयरन कोर के ऊपर बाउंडेड है। अब आयरन कोर के ऊपर बाउंडेड है, ये आयरन कोर, यहाँ पे शेप हमें रेक्टेंगुलर दिख रहा है। अगर कॉइल का शेप रेक्टेंगुलर है तो आयरन कोर सिलेंड्रिकल होगा, और उस सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर एक मेटल फॉर्मर पे कॉइल बाउंडेड होगी। कॉइल के बहुत सारे टर्न्स होंगे। ये कॉइल आपकी रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है या सर्कुलर, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है दूसरे वाले डायग्राम में, ये सर्कुलर शेप दिख रहा है। तो इस सर्कुलर शेप में भी कॉइल बाउंडेड हो सकती है। ये 2 शेप हो सकते हैं कॉइल के, और बेस्ड ऑन दी कॉइल का शेप आयरन कोर का शेप वैसा होगा। अगर सर्कुलर शेप है कॉइल का तो आयरन कोर का शेप स्फेरिकल हो जाएगा, और अगर कॉइल का शेप रेक्टेंगुलर है तो आयरन कोर का शेप
सिलेंड्रिकल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ भी सिलेंड्रिकल ही है, यहाँ सर्कुलर नहीं है। तो आयरन कोर अगर सिलेंड्रिकल दिख रहा है दैट मीन्स एक कॉइल रेक्टेंगुलर शेप में है, मूविंग कॉइल ये जो दिख रही है रेक्टेंगुलर शेप में है। ये जो दो N और S दिख रहे हैं ये परमानेंट मैग्नेट हैं जो कि फिक्स हैं। इन परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल को हमने ये ऊपर एक लाइन ये जो दिख रही है और नीचे एक अपर सस्पेंशन है और ये लोअर सस्पेंशन है। मतलब ये समझो कि ऐसे दो रिबन के बीच में हमने बांध करके उसको लटका दिया है। तो उसी को क्या बोल दिया इन टेक्निकल टर्म्स कि ये अपर सस्पेंशन है और नीचे वाला लोअर सस्पेंशन है। इन दोनों सस्पेंशन के बीच में हमारी कॉइल जो है एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड इस तरीके से हमने लगा दी है कि ये रोटेट कर सकती है। अब रोटेट कब करेगी? जब इसमें फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स वही लगेगा जैसे ही इस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी और करंट फ्लो होगी, और उस करंट के फ्लो होने से जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी दोनों के इंटरेक्शन से, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट में देखा है। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें आयरन कोर का काम क्या है। आयरन कोर का काम है कि ये एक बेस है, आयरन कोर एक बेस है। ये बेस के थ्रू फ्लक्सेस जनरेट होंगी और ये फ्लक्सेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने में मदद करेंगी। और अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये परमानेंट मैग्नेट के बीच में अगर रखा हुआ है दैट मीन्स इन दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये ऑलरेडी रखा हुआ है। बट जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी वो कैसे प्रेजेंट होगी? इस आयरन कोर में जो फ्लक्सेस इंड्यूस होंगी, फ्लक्सेस इंड्यूस होने की वजह से इजीली आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि आयरन कोर की क्वालिटी कैसी है, इसलिए हम आयरन कोर ले रहे हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ही आगे का प्रोसेस होगा जो अभी हम लोग देखेंगे। तो आयरन कोर का काम क्या हुआ कि लो रिलेक्टेंस की फ्लक्सेस को प्रोड्यूस करना ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सके। आयरन कोर के ऊपर ये बीच में ये देखिए ये फॉर्मल लिखा हुआ है। ये जो सेकंड लाइन है, 1 2 3 लाइन दिख रही है, तो जो सेकंड वाला ब्लॉक है, बीच वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक है फॉर्मर। इस फॉर्मर के ऊपर कॉइल वुंडेड है। इस फॉर्मर का काम क्या है? इस फॉर्मर में एडी करेंट्स इंड्यूस होती हैं। एडी करंट तब इंड्यूस होती हैं जब कॉइल में करंट फ्लो होगी। कॉइल में करंट फ्लो होते ही एडी करंट इंड्यूस होगी और इन एडी करंट की वजह से डैम्पिंग टॉर्क इंड्यूस होता है। और ये डैम्पिंग टॉर्क आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे काम में आता है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सब चीज आपको लिख के नहीं दिखाई जा रही है। तो जैसे जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया डैम्पिंग टॉर्क है, एडी करंट्स इंड्यूस हो रही हैं, तो इसको अगर आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे एज पर योर कन्वीनियंस तो आपके लिए सही होगा, वरना चीजें हवा में ही रहेंगी और एट दी एंड आपसे ही नहीं बनेगा, तो नुकसान आप लोगों का होगा। क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहे हैं जैसे पढ़ा सकते हैं उस तरीके से, इसलिए सो प्लीज अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो आप बीच में पूछ लीजिए कि मैम ये क्या बताया था आपने, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। तो अभी तक क्लियर है? अभी हमने सिर्फ इस कॉइल को डिस्कस किया क्योंकि मेन पार्ट यही है, इसी में ही सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, यहीं एडी करंट्स जनरेट हो रही हैं, यहीं पे डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, इसलिए। सो कॉइल हो गई, आयरन कोर हो गया, फॉर्मर हो गया, ये तीन चीजें। फॉर्मर का काम क्या है? फॉर्मर का काम है एडी करंट्स को इंड्यूस करना और इन एडी करंट्स का काम होता है डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो आयरन में हमने देखा था आयरन कोर का जो काम है वो है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करे, उसके लिए एक पाथ प्रोड्यूस करना ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इजीली जनरेट हो सके। तो ये लो रिलेक्टेंस पाथ आयरन कोर की वजह से मिलेगा। ये आयरन कोर से जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इंड्यूस होंगी तभी जैसे ही करंट फ्लो होगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से फोर्स लगेगा इस कॉइल पे और कॉइल रोटेट करना स्टार्ट होगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैसे ही करंट हुई, मतलब जैसे ही हमने अपना इनपुट दिया तुरंत प्रोसेस होगी और कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और कॉइल जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो ये पॉइंटर जो दिख रहा है ये पॉइंटर मूव करेगा और आपको स्केल में उसकी करस्पॉन्डिंग रीडिंग दिखेगी।
दैट मीन्स चेंज इन इनपुट विल रिफ्लेक्ट ऑन दी आउटपुट स्केल, और इस तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना है तो क्या कौन सा ऐसा पार्ट है जो अच्छा होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा पार्ट है बताइए? आयरन कोर। यस, आयरन आयरन कोर। कोर, आयरन कोर, ठीक है। तो उसके बाद अब आयरन कोर की वजह से डिफ्लेक्ट जो टॉर्क पिक्चर में आ रहा है उस पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे दो टाइप के टॉर्क, पता है क्या कि टॉर्क क्या होता है? Turning effect of force. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस यस, विच इफेक्ट? Turning effect. टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। ये सही बताया आपने जो पहले पढ़ा है। मतलब कि ये हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करने लगती है तो जो फोर्स पिक्चर में आ रहा है उस टाइम पे वो टॉर्क होता है। मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगती है तो वो उसे टॉर्क कहते हैं, और इसका जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? T इज इक्वल टू आर इंटू एफ। फोर्स इंटू आर जो होती है वो वाली डिस्टेंस होती है जिसके अराउंड आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्योंकि कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेशन की वजह से टॉर्क पिक्चर में आएगा। तो दो टाइप के टॉर्क पिक्चर में आएंगे। पहला टॉर्क जो होगा वो डिफ्लेक्ट करने वाला टॉर्क, वो टॉर्क जिसकी वजह से पॉइंटर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से डिफ्लेक्ट करके फाइनल पोजीशन पे जाएगा जहां तक कि उसको वैल्यू देनी है। वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां पे स्टॉप होने के लिए, मतलब यहाँ से उठ करके उसको फाइनल वैल्यू तक जाने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। बट उसे रुकने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो कौन सा टॉर्क है? डैम्पिंग टॉर्क। मतलब कितने टॉर्क हो गए? दो टॉर्क, ठीक है। एक तो है कि रोटेशन स्टार्ट हुआ कॉइल का, बट कॉइल हमेशा रोटेट नहीं करती रहेगी, उसे एक जगह पे स्टॉप होना पड़ेगा, तभी आपका पॉइंटर एक जगह पे स्टॉप होगा। तो पॉइंटर सही जगह पे स्टॉप हो उसके लिए उतना ही डैम्पिंग टॉर्क भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होना पड़ेगा। तो उस डैम्पिंग टॉर्क के लिए जो हमने अभी देखा है कि ये फॉर्मर है और उस फॉर्मर में एडी करंट्स इंड्यूस होती है, और इन एडी करंट्स की वजह से डैम्पिंग टॉर्क, डैम्प करना मतलब जो रोटेशन की एनर्जी है उसको डिसिपेट करना। रोटेशन तो स्टार्ट हो गया जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हुआ, बट इनका डिसिपेशन करने के लिए जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हुआ इस फॉर्मर में एडी करंट्स फ्लो हुई, उसकी वजह से आपका रोटेशन स्लो डाउन हुआ। लेकिन ये एडी करंट्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं इस रोटेशन को स्टॉप करने के लिए। एक और फोर्स होता है कि यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि दो एन और एस के बीच में ये कॉइल रखी हुई है, बीच में गैप दिख रहा है दोनों एन और कॉइल के बीच में, यहाँ पे दो छोटे छोटे गैप्स। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ये जो गैप है इनमें एयर होगा, नो डाउट। तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो इस एयर से फ्रिक्शन की वजह से भी एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा जिसको कि हम डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। इसको भी कि इस फ्रिक्शन की वजह से भी कॉइल को रुकना होगा एक जगह पे, क्योंकि कॉइल हमेशा ऐसे मूव करते हुए नहीं जाएगी। उस फ्रिक्शन की वजह से भी कॉइल की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जो कॉइल में डैम्पिंग टॉर्क लग रहा है, मतलब जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, एक तो इस फॉर्मर में जो एडी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा जो एयर में फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से। ये जो एयर में फ्रिक्शन है इसे हम मैकेनिकल डैम्पिंग बोलेंगे, क्योंकि एयर में फ्रिक्शन एक मैकेनिकल फिनोमेना है, तो ये मैकेनिकल डैम्पिंग हुई। लेकिन जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हुई। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डैम्पिंग, अभी एक और डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट होगा, उसके बाद जाकर के आपका डैम्पिंग एंड डिफ्लेक्टिंग इक्वल होंगे। तो जो तीसरा डैम्पिंग फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? मैम आपने कि दूसरा जैसे ही टॉर्क कॉइल रोटेट बताया करना था, एक डैम्पिंग टॉर्क बताया एक था। मिनट पहले ये कंप्लीट हो जाने दो। यस, सुनो, पहले ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं एक बार फिर से समराइज करूंगी। डैम्पिंग टॉर्क पहले आप सुन लीजिए।
फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बताऊंगी मैं, ठीक है। नो मैम, एक डाउट था मेरे। हाँ बोलिए। मैम जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है मैम, उसमें भी तो फिर वो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन जो है वर्क करेगा, तो उससे वैल्यू गलत नहीं आएगी मैम? पहले आप इससे कंप्लीट हो जाने दीजिए बेटा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आपका जो डाउट है ना उससे, क्योंकि आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सुनोगे नहीं, पहले ही क्वेश्चन कर दोगे तो कैसे सही रहेगा। इसलिए पहले आप ओके सुन ओके। लीजिए कि कंप्लीट डैम्पिंग टॉर्क क्या है, उसके बाद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो आपका क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ओके मैम। अभी हम लोग डैम्पिंग टॉर्क को डिस्कस कर रहे हैं। डैम्पिंग टॉर्क जो है 3 वजह से है, 3 कारणों से है। पहला तो ये मैकेनिकल फोर्स जो है, मैकेनिकल डैम्पिंग, जो कि फ्रिक्शन की वजह से है, एयर में फ्रिक्शन हो रहा है जो कॉइल का, फर्स्ट डैम्पिंग इसकी वजह से है। सेकेंड डैम्पिंग जो है फॉर्मर में एडी करंट जनरेट होने की वजह से है। और जो थर्ड डैम्पिंग है कि जो कॉइल हमारी है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस होती है, तो जो हमने इंडक्शन इफेक्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास में, कि जब कॉइल मूव करना स्टार्ट करती है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जैसे ही क्लोज्ड पाथ बनता है। मतलब क्लोज्ड पाथ मतलब कि इस कॉइल में क्लोज्ड पाथ बना और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने के साथ ही ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। और ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन की करंट है, उस जो अल्टीमेट करंट जो फ्लो हो रही थी पहले, उसे डैम्प आउट करना स्टार्ट करेगी, मतलब उसे एक जगह पे स्टॉप करेगी। जो इसका मोशन है, जो इसका रोटेशन हो रहा है, उसे रोक देगी, ठीक है। ये तो आपकी डैम्पिंग हो गई। अब आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? मैम जो दूसरा टॉर्क क्वेश्चन क्या था? मैम जो दूसरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फर्स्ट टॉर्क है जो फर्स्ट टॉर्क है सबसे पहले, हाँ डिफ्लेक्टिंग। सी नाम से क्लियर है, डिफ्लेक्ट होना मतलब पॉइंट। हाँ मैम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में मैम बोलो। एयर फ्रिक्शन भी तो वर्क करेगी। हाँ एयर फ्रिक्शन वर्क करेगी। लिसन लिसन, आपका क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में भी तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो अब यस सुनिए मैम, तो मेरी बात। उसके कारण जो वैल्यू, उसके कारण उसके जो कारण वैल्यू है, वैल्यू में एयर आएगा ना मैम? वैल्यू में एयर आएगा, ठीक है। और मैम बस मैम उसको भी अगर कंसीडर करके चले, उसको भी मिनिमाइज कर ले, तो फिर एरर हट जाएगा। नहीं नहीं, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ क्यों रहा है? फर्स्ट थिंग, क्यों आ रहा है कि जैसे ही हमने परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखा है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखने से, ध्यान से सुनिएगा, परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखने से यहाँ पे कॉइल में जब करंट फ्लो होती है, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होगी तो कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी, जैसा कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी तो कॉइल पे फोर्स लगेगा और कॉइल मूव करेगी। इस पूरे काम में कहीं फ्रिक्शन आया क्या? अब जब कॉइल मूव करना स्टार्ट करेगी उसके बाद फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में। तो फ्रिक्शन की वजह से जो कॉइल का रोटेशन है, वो रोटेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ काम करेगा या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोज में काम करेगा? अब आप बताइए विकास। यस मैम। मैम जो एयर फ्रिक्शन है मैम, वो तो अपोज में काम करेगा मैम। मैम वो किसी को भी रेस्ट्रिक्ट अपोज करेगा। में काम करेगा, यस मैम। किसी को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। Yes, तो ma'am. वो किसके अंदर आया? डैम्पिंग के अंदर आएगा या डिफ्लेक्टिंग के तो अंदर? मैम वो डैम्पिंग के अंदर आएगा ना, तो डैम्पिंग मैम, मैं ये कह हाँ रहा तो हूँ वही, हाँ डैम्पिंग, मैम उतने हाँ अच्छे से डिफ्लेक्टिंग नहीं हो पाएगी ना मैम, जितने एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उससे थोड़ा कम आएगी। हाँ हाँ तो इसीलिए तो हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू, आप ये मत कंसीडर करिए कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ये मत कंसीडर करिए कि बहुत ज्यादा वैल्यू डेविएट करेगी। फ्रिक्शन होगा और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि Tm इज इक्वल टू dm इंटू डी थीटा बाई डी टी, या मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, उसमें होगा, उसमें लिखा रहेगा। ये उसका कैलकुलेशन है, तो इसलिए सारी चीजें कैलकुलेट कर ली जाती है कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और ये डैम्पिंग टॉर्क है। और डैम्पिंग टॉर्क के अंदर एक कैलकुलेशन के थ्रू हम इस फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके मैम। ठीक है।
और ये उतना ज्यादा नहीं होता है कि बिल्कुल ही आपकी डिफ्लेक्टिंग वाली जो वैल्यू थी वो एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए अगर कॉइल रोटेट कर रही है तो धीरे धीरे वो भी पिक्चर में आएगा, और इसलिए हम उसे कंसीडर करके चलते हैं। और इसलिए ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है, इसे हम मैकेनिकल डैम्पिंग बोलते हैं। मैकेनिकल डैम्पिंग क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल एस्पेक्ट है जो फ्रिक्शन लग रहा है। और ये आता है आपका डैम्पिंग टॉर्क के अंदर। डैम्पिंग टॉर्क 3 कारणों से हो रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। पहला तो एयर फ्रिक्शन हुआ, दूसरा फॉरवर्ड में एडी करंट फ्लो होने की वजह से, और तीसरा कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होगी एक क्लोज लूप फॉर्म होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ क्यों जनरेट होगा? दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो होने से एक और डैम्पिंग फोर्स लगेगा जो कि इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगा। तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में 3 फोर्सेस हैं, और ये तीनों फोर्सेस मिल करके एक डैम्पिंग टॉर्क को बना रहे हैं। और ये डैम्पिंग टॉर्क जिस इंस्टेंट पे इक्वल हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, वहीं पर जाकर के पॉइंटर रुक जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ। ये कॉन्सेप्ट है आपके गैल्वेनोमीटर, और यही कॉन्सेप्ट होता है बाकी के जो भी आपके पीएमएमसी पढ़ोगे। अगर दूसरा प्रिंसिपल नहीं है, सेम प्रिंसिपल पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो यही कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे भी परमानेंट मैग्नेट होगा, जहां पे भी मूविंग कॉइल होगी। ठीक है, तो 2 टाइप की टॉर्क है, इनका जो इक्वेशन है। यस मैम, थर्ड वाली डैम्पिंग फिर से बता दीजिए एक बार। जो थर्ड वाली डैम्पिंग है वो इस करंट कॉइल के अंदर आती है। जो ये कॉइल की वाइंडिंग दिख रही है, इस कॉइल में जो भी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो रही है ऑलरेडी एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखने की वजह से। इस 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दोनों के इंटरेक्शन हुआ, दोनों के इंटरेक्शन होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंडक्शन इफेक्ट जो हमने देखे हैं लास्ट क्लास में, उसकी वजह से कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और ये करंट जो है, जो ऑलरेडी एक करंट फ्लो हो रही थी, इसे डैम्प आउट करेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड वाली डैम्पिंग, ठीक है। इंडक्शन इफेक्ट जो हमने देखा है लास्ट क्लास में, ये उसी पे प्रिंसिपल पे है कि इंडक्शन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक करंट आपकी जा रही है, उस करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है। लेकिन जैसे ही दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो अपोज करेगी ऑलरेडी जो करंट फ्लो हो रही है उसको, और इस वजह से डैम्पिंग होगी। ठीक है, सो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ और एक डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के अंदर 3 टॉर्क आ गए, 3 फोर्सेस आ गए। पहला है मैकेनिकल टॉर्क, मैकेनिकल डैम्पिंग, जो कि एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड करता है। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है वो 2 कारणों से है। पहला है इस फॉर्मर में एडी करंट फ्लो होने से, और दूसरा है करंट कैरिंग कॉइल में ईएमएफ के जनरेट होने से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. और एक तीसरा कारण भी हो सकता है, अगर हम एक्सटर्नली चाहते हैं कि हमारा पॉइंटर किसी वैल्यू पे जाके रुक जाए, एक्सटर्नली हम डैम्प आउट करना। डैम्प आउट का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को सेकंड डायग्राम में, इस पॉइंटर को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रुक जाना चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, आप खुद सोचिए कि कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, बट अगर इसमें अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा तो क्या कॉइल थ्रू आउट स्टार्ट करते करते अपनी पूरी रीडिंग ले लेगी? क्या हर बार आपको मैक्सिमम रीडिंग दिखेगी? क्या क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा क्या? नो मैम, डैम्पिंग हो जाएगी। उसको डैम्पिंग तो होनी ही है, क्योंकि जैसे ही आपका मैक्सिमम एक फोर्स लगा कि पॉइंटर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो पॉइंटर उसी वैल्यू तक जाएगा जहां तक कि इसको रीड करना है, जितनी कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो उस वैल्यू तक जाते जाते उतना डैम्पिंग टॉर्क डेवलप हो ही जाएगा कि पॉइंटर रुक जाए। और अगर नहीं रुक रहा है, मतलब देयर इज अ कंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम इन दिस गैल्वेनोमीटर, कि वो अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है। फिर आ जाएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि हमने पहले पढ़ी है कि विच काइंड ऑफ एरर इज देयर, कि वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है, पॉइंटर एक जगह पे नहीं रुक रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है,
ओके मैम। Yes, ma'am. सो एक और तरीका है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डैम्पिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक और तरीका है कि हम पॉइंटर को डैम्प आउट कर सकते हैं, मतलब पॉइंटर को एक जगह पे रोक सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये अपर सस्पेंशन एंड लोअर सस्पेंशन। तो इसी सस्पेंशन के पाथ में, ये तो एक स्प्रिंग दिख रही है आपको, दिस इज नॉट अ रजिस्टर। इसी पाथ में अगर हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पावर का आपकी करंट जब फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसकी वजह से भी पॉइंटर को डैम्प आउट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ करंट की वजह से वहां भी कुछ पावर डिसिपेट हो जाएगी करंट फ्लो होने की वजह से। एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा करके भी हम इजिली पॉइंटर को डैम्प आउट कर सकते हैं। मतलब ये तो इंटरनल मैकेनिज्म हो गई, इसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है, जितनी करंट फ्लो होगी उतना डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होगा। इसमें क्या हमारा इंटरवेंशन है इस पूरी प्रोसेस में, यहाँ जितने भी डैम्पिंग एंड डिफ्लेक्टिंग हो जा प्रोड्यूस हो रही है, वो तो करंट जितनी फ्लो हो रही है उस बेसिस पे है। लेकिन एक्सटर्नली अगर हम अपना थोड़ा सा कंट्रोल चाहते हैं कि नहीं, जब हम अपने बेसिस पे पॉइंटर को कहीं पे रोकना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए हम एक रेजिस्टेंस को एक्सटर्नली इसी पाथ में कनेक्ट कर देंगे, और एक्सटर्नली इसी पाथ में कनेक्ट करने से क्या होगा कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पावर का कुछ डेसिपेशन होगा, और उस बेसिस पे पॉइंटर को डैम्प आउट किया जा सकता है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये कुछ 3-4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डैम्पिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस की कंडीशन में ये चीज ध्यान रखिएगा, हर इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेबल है। एट बैलेंस सिचुएशन TD विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू डैम्पिंग टॉर्क, TC ऐसा होता है। ठीक है, उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला मैं आप लोग, इक्वेशन का PDF भी आप लोगों को अपलोड करूंगी, बट अभी उसको नहीं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि स्लाइड में नहीं इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, तो एट बैलेंस पॉइंट बस ये ध्यान रखिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू डैम्पिंग टॉर्क, और तभी आपको सही रीडिंग मिलेगी। अब और दूसरी चीज देख लेते हैं, ये डैम्पिंग हो गया, डिफ्लेक्टिंग हो गया। सस्पेंशन, यहाँ पे अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन दिख रहा है। तो अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन में क्या होता है कि कॉइल को इन दो सस्पेंशन की हेल्प से हमने एक रिबन के थ्रू इस तरीके से सस्पेंड किया है कि ये अपनी वर्टिकल एक्सिस पे इजीली रोटेट कर सकता है। तो सस्पेंशन का भी रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर ये सस्पेंशन वीक है सपोज, और कॉइल इतनी तेज से रोटेट किया कॉइल ने कि सस्पेंशन टूट गया, तो कहीं ना कहीं आपका सर्किट वर्क करना स्टॉप कर देगा। और अगर आप लोग बताइएगा ध्यान से कि करंट फ्लो हो रही है, कॉइल रोटेट कर रहा है, कॉइल रोटेट कर रही है और सस्पेंशन ब्रेक हो गया, तो पॉइंटर की क्या पोजीशन होगी? एनीवन? कॉइल ब्रेक हो, कॉइल में करंट फ्लो हो रही है और ये सस्पेंशन ऐसा लगा, इस सस्पेंशन की मदद से ही क्लोज लूप है। ये ध्यान रखिएगा कि करंट ऐसे ही फ्लो होके जा रही है सस्पेंशन से ही, कोई और तीसरा कोई वायर नहीं है यहाँ पे, इस सस्पेंशन से ही करंट फ्लो होकर के जा रही है, क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे ही कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, सस्पेंशन ब्रेक हो गया, तो अब पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी बताइए? क्वेश्चन क्लियर है सभी को या नहीं? एनीवन? क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है क्या? मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करिए ना, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी। क्वेश्चन ये है कि करंट फ्लो हो रही है कॉइल में और कॉइल रोटेट कर रहा है। कॉइल के रोटेट करते ही क्या हुआ कि इतना ज्यादा कॉइल सस्पेंशन आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से सस्पेंशन ब्रेक हो गया। ये ऊपर सस्पेंशन और नीचे सस्पेंशन लगे हुए हैं, जिसके बीच में कॉइल आपकी लटकी हुई है, ऐसा समझिए। तो कॉइल के रोटेट होते ही ये सस्पेंशन ब्रेक हो गया। अब सस्पेंशन ब्रेक हो गया तो उस टाइम पे पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी? मैम थोड़ा सा आगे बढ़ के रुक जाएगी, थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। बढ़ेगी? और मैम थोड़ा सा ही आगे और बढ़ेगी। कोई और सोचिए। मैम इनिशियल पॉइंट और में ही कोई? रहेगी वो। ओके, सार्थक। और कोई? मैम वो और कोई अपने व्यूज दीजिए।
बताइए भाई, इतने सारे 35 स्टूडेंट्स है, सब सुन रहे हैं कि बस छोड़ करके चले गए हैं अपना सिस्टम कि कुछ भी चलता रहे? बताइए कौन कौन बोल रहे हैं? हेलो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हाँ, क्या बोला? कोई बात नहीं। हाँ, वही जाएगा, मतलब थोड़ा दूर आसपास रहेगा। दूर रहोगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब सबसे बेसिक चीज कि करंट फ्लो होने का जो पाथ है वो देखिए सभी लोग कि करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस लोअर सस्पेंशन टू दिस कॉइल एंड देन दिस अपर सस्पेंशन एंड जो इसका एंड है, मतलब कंप्लीट पाथ यहाँ से हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि सस्पेंशन विल बी ब्रेक। सस्पेंशन ब्रेक होते ही करंट का फ्लो क्या होगा? रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा मैम। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब कॉइल स्टॉप हो जाएगी, और कॉइल जैसी स्टॉप होगी तो पॉइंटर 0 से आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। हम्म, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, रोटेशन ही नहीं हो रहा है, तो पॉइंटर कैसे मूव करेगा? थोड़ा सा भी कैसे मूव कर सकता है अपनी पोजीशन से? मैम लेकिन उसने Suppose एनर्जी गेन थोड़ा, तो लिया ना, काइनेटिक एनर्जी। मैम मूव and किया it तो has थोड़ी come to काइनेटिक एनर्जी आ rest. गई ना It बैक। has come to rest, and it has come to rest. Then kinetic energy will be equal to potential energy, and ultimately pointer will be at 0. क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस मैम, क्लियर है। तो इसीलिए जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब आपको पता है कि सर्किट ब्रेक हो चुका है, मतलब एक क्लोज सर्किट पहले था जब करंट फ्लो हो रही थी, अब ओपन सर्किट हो गया है, तो पॉइंटर अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं करेगा। और भी आगे केसेस आएंगे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कि क्या होगा अगर पॉइंटर ब्रेक हो गया इन गैल्वेनोमीटर या इन पीएमएमसी मीटर, क्योंकि यही सेम प्रिंसिपल है। पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट एंड दिस इज द मूविंग कॉइल, यही आपका बनाएगा पीएमएमसी मीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ ये एग्जाम में पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप लोग जब देख करके एक्सप्लेनेशन आप सोचोगे समझोगे, तभी आपका वो जो सेंस है वो जागेगा कि जिससे आप लोग एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सस्पेंशन। देन मिरर, यहाँ पे एक मिरर दिख रहा है आपको, तो मिरर किसके अंदर आएगा? इंडिकेशन का। सस्पेंशन में स्मॉल मिरर लगा होता है, इस स्मॉल मिरर के ऊपर लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं। लाइट की बीम डालते ही इससे मिरर से रिफ्लेक्शन होगा उस लाइट बीम का, और रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट बीम जाएगी पॉइंटर के ऊपर, स्केल के ऊपर, उस स्केल के ऊपर जिससे कि पॉइंटर रोटेट करेगा और हमें रीडिंग दिखाई देगी। ये काम होता है मिरर का। मिरर में क्या करेंगे हम? मिरर में लाइट इंसिडेंट कराएंगे। लाइट इंसिडेंट कराते ही रिफ्लेक्शन के थ्रू वो जो लाइट की बीम है वो जाएगी स्केल के ऊपर, और वो जो स्केल है जिसपे कि पॉइंटर मूव करेगा और हमें रीडिंग दिखाई देगी। ये काम होता है मिरर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। और कोई भी ऐसा पार्ट जो रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो इस पूरे गैल्वेनोमीटर में, तो प्लीज बताइए मुझे। इसमें कंस्ट्रक्शनल डिटेल भी है और उसके बाद वर्किंग डिटेल। वर्किंग डिटेल में ये जो मैंने आपको टॉर्क वाला पार्ट समझाया है वो वर्किंग डिटेल में आता है, और उसके साथ साथ इक्वेशंस भी आती हैं जो कि अभी आप लोगों ने नहीं देखी हैं, तो वो आपको उसका पीडीएफ सेंड किया जाएगा इक्वेशंस का, कि कैसे डैम्पिंग टॉर्क की क्या इक्वेशन होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की क्या इक्वेशन होती है, और अल्टीमेटली जो रिलेशन है वो किसके बीच में। हम इंस्ट्रूमेंट में क्या देखते हैं, आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उसमें रिलेशन रहा है इनपुट और आउटपुट का। तो यहाँ पे जो रिलेशन फॉर्म होगा वो कैसा होगा? आपकी इनपुट करंट है वो तो समझ में आ रहा है, मतलब आई है, और आउटपुट
आउटपुट कहाँ पे दिख रहा है हमें, बताइए आउटपुट कहाँ दिख रहा है? यस, मैम स्केल में गैल्वेनोमीटर स्केल में दिख रहा है, स्केल पे दिख रहा है। तो स्केल पे जो आउटपुट दिख रहा है पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से दिख रहा है। तो जो पॉइंटर के डिफ्लेक्शन का एंगल है वो एक पैरामीटर हो जाएगा आउटपुट का, और जो इनपुट करंट है वो, तो हम आई एंड दिस डिफ्लेक्शन एंगल थीटा का रिलेशन देखेंगे कि ये कैसा रिलेशन है, और उससे हमारा सारा कैलकुलेशन होगा। मतलब जैसे सेंसिटिविटी हो गई, लीनियरिटी हो गई। लीनियरिटी कैसे समझ में आएगी कि लीनियर रिलेशन है इनपुट करंट और इस डिफ्लेक्शन में या नहीं, इससे। और डिफ्लेक्शन का जो मैथमेटिकल टर्म है, डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर एंगल का डिफ्लेक्शन होगा ना। दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है डिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्लेक्शन विल बी इन थीटा फॉर्म, एंगल की कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, आपकी सर्कुलर स्केल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपकी हो गई गैल्वेनोमीटर। ये उसका 3D व्यू है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। सेम जो हमने अभी गैल्वेनोमीटर देखा है उसी का 3D व्यू है ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ी ज्यादा क्लियर है पिक्चर या नहीं? सभी लोग देख रहे हैं Yes, डायग्राम ma'am. को? इस Yes, डायग्राम ma'am. में आपको ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया है ये 3D फॉर्म में है। इसको तो बिल्कुल ही नहीं बनाना है एग्जाम में, सोचिएगा भी नहीं बनाने का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का काम क्या होता है, आप ये देखते हैं। सबसे पहली लाइन है जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये मोस्ट एक्यूरेट टाइप फॉर डीसी मेजरमेंट। सबसे जो बेसिक काम है जिसके लिए ये यूज करते हैं हम, दिस इज फॉर डीसी मेजरमेंट्स ओनली। इससे हम एसी क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपने देखा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, वहां पे यही है कि डीसी क्वांटिटी मेजर की जा रही है, एसी क्वांटिटी नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. हेलो, ठीक है। फिर Yes, उसके बाद ma'am. इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो अभी हम लोगों ने देखा है गैल्वेनोमीटर का, सेम। बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट था, पॉइंटर था, इस केस में जो अभी पहले वाला में, यहाँ ये जो पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये इस इंस्ट्रूमेंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे होता था पहले। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट वन इज पीएमएमसी, जो भी हम लोग देख रहे हैं। पीएमएमसी में सेम प्रिंसिपल है जो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, बस डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा बाद में बनाया गया, तो थोड़ा और इम्प्रूव्ड वर्जन था। इम्प्रूव्ड वर्जन होने की वजह से इसमें पॉइंटर और स्केल जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ ही लगी हुई थी। मतलब पहले गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता था कि जो पॉइंटर और स्केल है, स्पेशली जो स्केल होती थी, वो काफी दूर हुआ करती थी हमारे इंस्ट्रूमेंट से, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट का साइज है वो बड़ा होता था। लेकिन इन केस ऑफ पीएमएमसी क्या हुआ कि पॉइंटर और स्केल जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ ही अटैच होती थी, तो इसको हैंडल करना और इसको यूज करना थोड़ा और इजी होता था। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज Yes, ma'am. पीएमएमसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है। अब क्या है कि सपोज एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी वैल्यू दे दी हमने मेजर करने के लिए, तो वो क्या रीड करेगा? डीसी वैल्यू के लिए ही डिजाइन होता है पीएमएमसी। डीसी वैल्यू को ही पॉइंटर में से डिफ्लेक्ट करेगा, पॉइंटर शो करेगा ऑन दी स्केल। लेकिन हमने गलती से उसमें एसी वैल्यू अगर दे दी है, तो उस एसी वैल्यू को क्या करेगा, बताइए? मैम उसमें ऑपरेट नहीं होगा। ऑपरेट नहीं होगा, या मतलब करंट तो फ्लो हो रही है, एसी करंट फ्लो हो रही है, तो पॉइंटर किस वैल्यू पे रहेगा, किस पोजीशन पे रहेगा? मैम डिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे हम एलईडी में अगर एसी करंट दे देंगे तो एसी वो एलईडी हमारी ग्लो नहीं करेगी, वैसे ही इसके साथ भी होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो पॉइंटर कहाँ पे होगा ये बताओ फिर मुझे। मैम 0 पे।
0 पे। और कोई मैम 0 में। 0 में? 0 में या मैक्सिमम में तो नहीं पहुंच जाएगी? मैम मैक्सिमम के बाद 0 में। मैक्सिमम के बाद 0 में, ठीक है। तो आप लोग सही हैं, दिस विल बी एट 0 पोजीशन ओनली, क्योंकि एवरेज करंट, एसी करंट और डीसी करंट में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि डीसी करंट तो अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू से फ्लो हो रहा है, बट एसी करंट में एवरेज वैल्यू 0 होती है, मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है फिर मिनिमम वैल्यू पे जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो पॉइंटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा बट वापस उसको 0 पे ही आना होगा, तो अल्टीमेटली वो अपनी एक ही पोजीशन पे ऐसा ऐसा ब्लिंक करता रहेगा 0 पर ही, क्योंकि ना तो वो मैक्सिमम पे जा सकता है ना वो मिनिमम पे, एक पोजीशन कोई फिक्स नहीं रहने वाली है पॉइंटर के, इसलिए वो अपने 0 पॉइंट पे ही ब्लिंक करता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये भी बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएमएमसी का अगर एक्सप्लेनेशन पूछा गया है तो आप ये डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज एमीटर, जो हमें स्टार्ट करना है, बट मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, आज की क्लास में इतना ही। ये है एमीटर, बेसिक एमीटर्स, जो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे हम लोग डीसी एमीटर और उसका एक्सप्लेनेशन। आज के लिए इतना ही है। और देन रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एनपीटेल के कोर्स हैं 2, और एक जिस साइट से मैंने ये आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया है ये उसका रेफरेंस है, तो प्लीज आप ये अपलोड मैं कर दूंगी, तो अपलोड करने के बाद आप लोग जा करके इस रेफरेंस पे अपनी जो भी आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वो पढ़ सकते हैं, स्पेशली एनपीटेल के कोर्सेस से बहुत काम के हैं अगर आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है।